हेलो स्टूडेंट। तो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग तन मन धन से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होइएगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास ट्वेल्थ साइंस स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वह 1 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो अब आप लोग के पास मात्र 30 डेज बचा हुआ है। 30 दिन में आपकी तैयारी की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम को सवाल को फोड़ डालो, ठीक है, और अपने रिजल्ट में चार चांद लगाओ। बस ऐसी शेड्यूल बनाओ और रात दिन पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि आपके पास अब 30 दिन बचा हुआ है। अगर 30 दिन आपने सही तरीक़ा से यूज कर लिया तो आपके आने वाले समय में, आपके फ्यूचर का हर एक समय में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। मैं आज आप लोग के लिए क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का सेट 1 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग मॉडल सेट 1 केमिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको पता है स्टूडेंट 70 ऑब्जेक्टिव हैं, ओके। 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको एग्जाम में बनाना कितना है, 35 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, ठीक है। और मार्कशीट दिया रहता है उसमें रंगना है आपको। और यहाँ से आपको जितना भी प्रश्न मैं अभी करा रहा हूँ 70 का 70 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। और 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आप अच्छी तरीक़ा से देखो, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल में मैं समझाऊंगा। इस समय हम लोग के पास भी बहुत कम है, तो ज़्यादा मैं बात उत नहीं करूँ और आगे आप लोग का सीधा क्वेश्चन पर टारगेट करूँ, ठीक है। बट आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। क्यों भाई? क्योंकि समय आपको नोटिफिकेशन जाए और आप रिवीजन मारो, ठीक है। अधिक से अधिक रिवीजन करो ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इतना कारगर साबित होगा जिसका जवाब नहीं। क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर आप कुछ लिख रहे हो ना तो उसका क्या होगा ना कि उसका कुछ ना कुछ मार्क मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में होता क्या कि आप अगर सही है तो ही आप 1 नंबर ले पाओगे, ठीक है। और चूंकि 35 नंबर मतलब 50% आपका ऑब्जेक्टिव सहयोग करेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर जम के पकड़ बनाओ। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपको 35 सॉल्व करना, लेकिन मैं आपको 70 कराऊंगा। देखिएगा पहला प्रश्न आप लोग के सामने जो पूछ रहा है ना, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबको दिख रहा है ना? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है, बताइए। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण रबर हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखना, बेरवादार ठोस का उदाहरण रबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोल क्रिस्टलों तंत्र की संख्या होती कितनी है? तो आपको याद होनी चाहिए कि उसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। N2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो देखो ये चूंकि उप सहसंयोजक संख्या मतलब क्या होता है मैं बता दूं। इसका मतलब होता है पड़ोसी वाली एटम, ठीक है। पड़ोसी समझते हैं ना जी, पड़ोसी। पड़ोसी इस N2 के अगल बगल ऑक्सीजन की कितनी संख्या है उसकी संख्या को यहाँ पर डिनोट करना है, ठीक है। तो कितनी है? ये होगा 4, ठीक है। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा सर? तो ये सब तो डिटेल्ड आपको जब क्लास थियरी चलती है तो उसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उपसंयोजक क्या होती है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो आपको बच्चों याद होना चाहिए कि क्रोमियम ऑक्साइड जो है वह धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कह रहा कि टेंटल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? क्या विलयन में पाया जाता है, अवक्षेप में पाया जाता है, सॉल्व में या वाष्प में पाया जाता है? तो बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, सॉल्व में पाया जाता है। टेंटल प्रभाव पाया जाता है किसमें? सॉल्व में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रसरण की क्रिया में निकल पाते हैं। आपको खूब बढ़िया से याद होना चाहिए, ये विलायक के अणु निकलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रसरण में विलायक के अणु निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान बताओ जरा। पता है कि सर शुद्ध जल है तो उदासीन होगा, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन अणु संख्याएं गुण धर्म नहीं है? डेट मीन्स पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन अणु संख्या गुण धर्म नहीं दर्शा रहा है। तो आपको याद होनी चाहिए
कि इसका क्या आंसर होगा बताओ। हिमनांक अवनमन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्वथनांक उन्नयन, ऑप्शन सी प्रकाशिक स्वक्रियता, और ऑप्शन डी वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। क्योंकि आप जो ये चैप्टर पढ़े होइएगा ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें आप जरूर हिमनांक का नाम सुने होइएगा, ठीक है। इसका नाम तो जरूर सुने होइएगा, इसका भी आपने कहीं ना कहीं देखे होइएगा, और इसका भी आपने सुना जरूर होगा, ठीक है। ये बिलियन चैप्टर का आप लोग का ये सवाल है, ठीक है। तो कुछ अगर नहीं देखे होइएगा तो वो होगा प्रकाशिक स्वक्रियता, अगर नहीं देखे होइएगा तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी प्रकाशिक स्वक्रियता हो जाएगी। चलिए आगे की सवाल आपसे 9 नंबर पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल के बराबर होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परमाणु संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग बस लगा लेंगे ना, उसके योगफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रसरणी दाब बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है बताइए। तो हमेशा बच्चों याद रखिएगा प्रसरणी दाब जो हो वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आपसे कि जलीय घोल में हाइड्रोजन जो H2 होता है इनमें किसे अपकृत नहीं करेगा, तो याद रखिएगा वह Fe3+ को अपकृत नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे बनाएंगे हम आपको जरा बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर बोला है कि देखिए ये कुछ ऐसा संरचना है जिसमें आपको ये दिया हुआ है E0 1.30 वोल्ट दिया है और pH मान कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रोड विभव दिया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। इस इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज दिया हुआ, 12 में आपको दिया हुआ है कि सर यहाँ पे जो है ना वो E जो है E0 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, लेकिन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। नेक्स्ट इक्वेशन से अगर आप अच्छे तरीका से पढ़े होइएगा तो नेक्स्ट इक्वेशन आप पढ़े होइएगा, ठीक है। उसमें से ये आपको पढ़ना रहता है जो चैप्टर नंबर आपको 3 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इक्वेशन होता है क्या सर, ये होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591/2 log H+2, ठीक है, ये होती है। ओके अब यहाँ पर ये सूत्र आप आराम से याद रखो, क्योंकि आप अगर ये याद नहीं रख लो तो उस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, ठीक है। ये याद है तो सोच लो काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ रहा तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि ये सब साबित कराया जाता है जब आप नेक्स्ट इक्वेशन लॉन्ग सवाल में पूछता है उस समय, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चूंकि दिया क्या हुआ सर हमको E0 माइनस क्या हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना ये E माइनस यहाँ पर लिखा हुआ E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591/2 log H2+। आपको पता नहीं कि log का पावर जो है ना log m टू दी पावर अगर n है ना तो ये यहाँ पर चले जाता है पीछे में, ठीक है। n log m हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए log में। तो ये 2 क्या होगा, ये 2 यहाँ से जो है ये पीछे चले जाएगा, और चूंकि जब ये गुना में आएगा 2 ये 2 इससे कट जाएगा तो 2 खत्म हो गया। तो अब जो एक्चुअल फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है। E बराबर E0 माइनस 0.0591 log H+ बचेगा। ओके अब देखो स्टूडेंट आपको समझना होगा यहाँ पर E0 और यहाँ पर देखो क्या है ना log है, ठीक है। और log का ये मान हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये आपको 2 दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना log जो होता है ना pH वैल्यू जो होता है वो ये लघु ऋणात्मक log मतलब नेगेटिव के बराबर होता है। ये चूंकि ये नेगेटिव जो है इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो अब E0 बराबर क्या हो जाएगा 0.0591 और pH, चूंकि हमको E0 के वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 1.30 वैल्यू दिया हुआ है। ओके और ये तो हमको संख्या दिया ही है, लेकिन आपको pH भी इसमें दिया हुआ, pH का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब देखो अब मैं इसको मल्टीप्लाई जब करूंगा ना तो कुल मिला के मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.36 वोल्ट आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा 1.36 हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? जरा ये तो आप अच्छे पढ़े होइएगा अच्छी तरीके से। चैप्टर 3 है इलेक्ट्रोलाइट। अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इसे पूछने वाला है। आप खूब अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है। कॉर्लॉस का नियम, फ्राइडे का पहला नियम, फ्राइडे का सेकेंड लॉ, फ्राइडे फर्स्ट लॉ और फ्राइडे सेकेंड लॉ, ये दोनों आप अच्छी तरीके से देख लो। लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी पूछता है। कॉर्लॉस का नियम पूछता है, ठीक है। ये सब अच्छी तरीके से देख लो, इस चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे का अगला करा कि फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। जरा बताइए किससे संबंधित है? यस सर, हमको पता है किससे संबंधित है। फ्राइडे का सेकेंड लॉ कहता है कि डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि विद्युत अपघट्य का जो होता है ना, वो समतुल्य भार के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 करा कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम कौन सी सेल बोलते हैं? तो आपको याद होनी चाहिए कि जो सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल का सरलतम रूप को हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन दिया रहे तो आप घबराइएगा नहीं, डेनियल सेल भी लगा सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्या चीज आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या होना चाहिए? यस सर, हमको पता है क्या? सक्रिय ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? न्यूनतम ऊर्जा एक्टिव एनर्जी के बराबर होगा, तब तो काम होगा ना। चलो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है, ये सवाल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जाम में कई दफा दोनों सवाल पूछ रखा। कोटि तो पूछता ही पूछता है। पूछा है कि CH3 COOH C2H5, ठीक है, और प्लस H2O, उसके बाद CH3 COOH प्लस C2H5OH की कोटि क्या होगी, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये एथिल एसीटेट है, ठीक है। एथिल एसीटेट को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड और एथेनॉल मिलेगा। ओके, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर तुम देखो ना ध्यान से, तो इसका कितना कोटि है? सर एक है, ठीक है, क्योंकि पावर कितना होगी? एक होगी, ठीक है। तो इसका तो ठीक है, कोटि एक है। कोटि मतलब क्या होता है सर? अगर ए और बी कोई रिएक्शन है ना और CD बना रहा है ना, ओके, तो ए का जो घात, इसके पीछे जो पावर होता है, जैसे m है या n है या a है, छोटा कुछ भी मान लो, a है b है, इस टू दी पावर वही m मानते हैं या n मानते हैं, तो m हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा? b टू दी पावर n। इसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर नहीं, तो इसके पीछे एक तो है ही, तो यहाँ पर इसका एक है। आपको कहेगा सर ये जल जो है ना, इसके पीछे भी तो 1 दिख रहा है, नहीं हो तो मॉलिक्यूल्स 1 है। लेकिन बाबू आपको याद रखना होगा कि जल जो होता है ना, इसका कोई कोटि होता नहीं। H2O जो होता है, इसका कोटि उटी नहीं होता, इसका शून्य कोटि होता है। इसका 0 हो गया, तो कुल मिला कोटि कितना हो गया सर? 1 ही हुआ, ठीक है। आप याद रखना इसका कोटि कितना होगा? 1 होगा। आप गलती से भी 2 मत लगाना, क्योंकि जल का कोई कोटि उटी होता नहीं है, ठीक है। और हमको रिएक्टेंट इधर से कोई मतलब ही नहीं है, प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं, मतलब किसे? रिएक्टेंट से मतलब है, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 17 जब आप लोग को देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि सर अब तो हम बता दूंगा कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो इसका कोटि कितना होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये सूर्य प्रकाश है और सूर्य प्रकाश का कोई कोटि नहीं होती है, इसकी कोटि 0 होती है, ठीक है। सनलाइट का कोटि कितना होता है? 0 होता है। इसलिए ये सब खतरनाक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि पूछता है आपके एग्जाम में। इसलिए ये जो है ना, ये क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद ही रखो, ठीक है, वही में भलाई है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर हम लोग स्वक्रिया भार बोलते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो सर हमको पता है कि रासायनिक अधिशोषण में एक ही परत होती है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से किसमें टिंटल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो बच्चों याद रखना कि टिंटल प्रभाव नहीं पाया जाने वाला क्या है? बताओगे जरा? यस सर, क्या है? चीनी का घोल में नहीं पाया जाता। बाद बाकी सस्पेंशन में, कोलाडी विलयन सोने की कोलाडी घोल में और इमल्सन में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो जरा, कह रहा कि दूध एक उदाहरण है किसका सर?
दूध किसका उदाहरण है सर? पायस का उदाहरण है। ये सब आप आराम से पढ़ो, बिलियन चैप्टर का ये सब सवाल आया हुआ है। तो सेकंड चैप्टर बिलियन है, उससे थोड़ा रिवीजन मार लो और खटाखट ऑप्शन लगाते जाओ, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है, और ये कहाँ चल रहा है मैं बता दूं। उसका नाम है श्री राधे गुरुकुल कोचिंग क्लासेज, ठीक है। श्री राधे गुरुकुल कोचिंग क्लासेज कहाँ है सर? ये श्री राधे गुरुकुल कोचिंग क्लास आपका बड़गांव में है। बड़गांव जो हसनपुर में पड़ता है, हसनपुर चीनी मिल। अगर कोई आसपास के बच्चे हो ना, ठीक है, तो आप जरूर इंस्टीट्यूट आने का कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर हम सभी टीचर मिलके आपको बेहतर तरीका से तैयारी करवा के और अच्छे रिजल्ट बनाने में आपको सहयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। जब तक हम आपको ये बता दें कि ये आपका यूट्यूब चैनल है मिशन ऑफ एसआरजी, डेट मीन्स एसआरजी श्री राधे गुरुकुल। आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन समय चल जाए। हाँ, ये सब का अगर पीडीएफ चाहिए ना भाई, तो पीडीएफ तुम प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो उसका भी नाम मिशन ऑफ एसआरजी है। ये तो टेलीग्राम चैनल जाकर सर्च कर लो, ठीक है। ये तो सर्च कर लो। अगर सर्च नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करो और जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि पीडीएफ तुम प्राप्त कर सको और बाद में जेरॉक्स निकाल के तुम इससे रिवीजन मार सको, रिपीट कर सको इसको, ठीक है। चलो बातचीत में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 21। 21 नंबर कह रहा है कि दूध एक उदाहरण है, तो हमने बता दिया कि पायस का है, खत्म करिए इसकी बात। क्वेश्चन नंबर अगला 22 नंबर कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना सर फिक्स है? ये कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है। कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है, फिक्स है, ये सब याद रखो, ठीक है। ये सब मान बदलने वाला मान नहीं है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है? तो सर वो जल नहीं है, जल कोलाइडल घोल नहीं है, ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि सर ठोस ठोस समुदाय का उदाहरण जरा बताइए। ठोस ठोस समुदाय इसमें क्या है? तो बच्चों याद रखना कि ठोस ठोस जो समुदाय है वो संश्लेषित जेल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो बच्चों याद रखना, वो लोहा का होता है, आयरन की ऑक्साइड का वात्य भट्टी में होता है, ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क सर क्या है? तो सर कॉपर का मुख्य अयस्क, देखो कॉपर का यहाँ पर तो कॉपर पैराइट भी है और कॉपर ग्लांस है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर ग्लांस। टिक भी लगाएंगे कॉपर ग्लांस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कि जब किसी धातु के ऑक्साइड में कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु निर्माण होता है। तो जरा इसको आप देखिए और बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चूंकि देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होकर कार्बन के साथ आके कॉम्बिनेशन बनाता है। चूंकि यहाँ से एम से जो है, एम कोई मेटल है, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन दूर भागा, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या था? ऑक्सीकरण। तो यहाँ से क्या होगा? तो ये अवकारक का काम करता है। किसका काम करता है? अवकारक का काम करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बच्चों ये सब तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। सर डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है बताइए जरा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आपसे कि सर ग्लेना किसका अयस्क है? तो चूंकि सर ग्लेना जो है ना वो प्लम्बिक या आप सीसा लीड बोल सकते हो, ठीक है, सीसा का है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सर? Pb हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाता है? सर हमको पता है कि सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें पाया जाएगा। बॉन्ड जो है, बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है? NH3 में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन इसके साथ तो जुड़ता है तीनों का तीनों, और यहाँ पर दो जो है ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और यहाँ पर जो एंगल है वो बहुत बड़ा एंगल होता है, तो बॉन्ड पेयर जो है सबसे बड़ा NH3 में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह कौन सी एसिड है? ये आपको बताना है। तो हमको पता है कि सर ये है द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है ये? द्विभाषमिक अम्ल है। पूछ रहा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो ये सब भी आप याद ही रखो, क्योंकि ये सब सीधा सीधा सवाल आने वाला है। आपको याद रखना है कि +3 होती है सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
सबसे शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो जरा बताइए इसका नाम। तो याद रखिएगा कि ये ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये कितना है, ये सर कितना है, ये F2 होगा। क्या होगा, ये F2 होगा। ओके, चलो अब देखो अगला जो है ना, अगला सवाल आपसे कर रहा है, 35 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। इसे जरा बताइए कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड, बच्चों याद रखना, सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण जो किया जाता है वो समाहरण फेल प्रलवन विधि से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है आपका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है। 36 आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए कि हीलियम जो है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चों याद रखना, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, सन है, सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछ रहा है आपसे कि सर बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सी है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल जो है वो Bi3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है कि सर निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक है। तो आप याद रखना बच्चों, वो क्या है, Bf3 का है। फिर वही बात है, ठीक है, जिस तरह से अमोनिया का है उसी तरह से Bf3 का भी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बताइए क्या है। तो बच्चों याद रखना कि अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ जो है वो आपका ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। तो O2 ये इज करेक्ट आंसर योर। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो बच्चों याद रखना कि वो कौन सी धातु है, क्या आपको पता है। यस सर, कौन सी, कॉपर है सर, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि सर जब FeOH3 का होल थ्राइस में 16 में NaCl सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो क्या होता है सर, क्या होता है बताइए। तो हमको पता है कि सर क्या होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, Fe3OH3 का होल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब सवाल को तो आप सीधा सीधा याद रखो, क्योंकि ये सब सीधा आ गया ना तो फिर आपको टिक ही लगाने से याद रखो, तभी आप टिक लगा पाइएगा। पूछा डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। सर डी ऑर्बिटल का जो आकार है ना वो डबल डम्बल है। कैसा है, डबल डम्बल है, जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखो 43 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 43 पूछ रहा है आपसे कि संक्रमण तत्व है, जरा बताइए कि संक्रमण तत्व कौन सी है। तो जैसे आपको पता है कि सर डी ऑर्बिटल का जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है कि सर जरा बताओ कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 44 वो कह रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो बच्चों याद रखना कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है ना वो क्या होगी, सोना होगी। ठीक है, क्योंकि गोल्ड हमेशा क्या रहता है, फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि सर इसका नाम क्या होगा। ठीक है, सर इसका नाम जरा बता दो। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये आपको नाम इसमें नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम है ना वो नाम क्या है, इसका नाम है डाइहेक्सा क्लोरोप्लेटेनिक 4 एसिड। ठीक है, जरा इसका नाम देखना, इसका नाम क्या है, डाइहेक्सा क्लोरोप्लेटेनिक 4 एसिड। ठीक है, डाइहेक्सा। सर ऐसा नाम जो है वो आप लोग को हमने बता देना कि पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर आप पढ़ो और उसके बाद इसका तरीका सीखो कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो बच्चों याद रखना कि आपका जो है ना NiCl4 का होल टू दी पावर -2 जो है इसका आकृति चतुष्फलकीय होती है। ये सब सवाल आप आराम से समझो और बनाओ। ठीक है, अगला है किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण जो है वो DsP2 होता है। तो जरा बताना है आप लोगों को पता, तो ये सब निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये इसका क्या होता है। तो कितना होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, NiCl4 का टू दी पावर -2। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है। सर हमको पता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ये सब देखो, ये सब सवाल बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा, याद करो और सीधा एग्जाम में आएगा तो उसको फोड़ डालो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है कि एल्केन का सर सामान्य सूत्र बताओ। तो हमको सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ना रहता है तो उसमें एल्केन पढ़ना रहता है। तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में एल्किन आता है। एल्किन का क्या होता है सर, यहाँ से जो +2 है ना वो हट जाएगा और यही है एल्किन का फॉर्मूला। फिर एल्काइन तो वो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो एल्काइन नहीं, अभी एल्किन पूछा है, तो एल्किन का क्या होगा, बस यही, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, चूंकि CH4 है ना, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4 होगी। ओके, आगे कह रहा है कि कार्बन के बीच जो एकल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो कार्बन के बीच, ये सब याद रखो, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सब जो है ना निकाला हुआ वैल्यू है, तो आप याद रखो इसका 1.54 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि अल्कोहल में स्वक्रिया क्रियाशील मूलक क्या है। तो हमको पता है कि सर अल्कोहल का होता है OH, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। जरा बताओ इसका नाम क्या होगा। हमको पता है कि सर इसका जो नाम है ना, या तो ऐसे रहेगा, तो इसको तो एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं, होता है C6H6 फार्मूला होता है, और इसमें डाल देना इसको, ठीक है। या तो हम ये डबल बॉन्ड हटाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हम लोग देते हैं, या देते ये भी व्यंजन ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें OH लगा दूँ ना, तो ये ग्रुप हो जाएगा अल्कोहल का, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये किसका है, फिनॉल है, ठीक है। आगे देखो, मिथेनॉल का सूत्र बताइए। सर हमको पता है कि मिथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है, CH3 और OH होता है मिथेनॉल का सूत्र। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो इसका नाम आपसे पूछा है, तो देखिए कार्बन जो है ना, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम देखो, ये शुरुआत में मीथेन है, ठीक है, तो मिथॉक्सी हम लोग बोलेंगे। और आपको पता है कि सर जब ये एल्काइल ग्रुप है, ये मिथॉक्सी हो गया, तो यहाँ से C2 है, तो 2 कार्बन को हम तो इथेन बोलते हैं। तो मिथॉक्सी इथेन इसका नाम होना चाहिए। तो मिथॉक्सी इथेन नहीं है, ही नहीं ऑप्शन में। मीथेन तो होगा नहीं, यहाँ पर अगर इथेन होता तो यही आंसर होता है, तो है नहीं। इथॉक्सी इथेन तो होगा ही नहीं, और इथॉक्सी मीथेन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर आंसर है ही नहीं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, करा कीटोन का क्रियाशील मूलक का नाम बताइए। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक जो है वो क्या, डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, भाग होते हैं। तो किसका भाग होते हैं सर, हमको पता है कि ये कैनिजारो रिएक्शन का भाग होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 58 पूछ रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO में कॉनिकल संरचना कितनी होती है। तो आप याद रखना कि इसमें 3 गो कॉनिकल संरचना है, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण देता है। तो आप याद रखना कि कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवण, ऑप्शन ए करेक्ट है, HCHO लेकर देता है, ठीक है। आगे देखो इसका पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में जो X है वो क्या होगा। उत्प्रेरक के रूप में जो है ना CSN और HCl का इस्तेमाल किया जाता है। SN मतलब क्या हुआ, एस्टेनस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो मिथाइल एमीन को बनाने का जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं, वुर्ज अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछ रहा है कि एनील एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके जो बनाते हैं वह होता है, ऑप्शन आपका डी है, क्या है, C कप्स बेस बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63
63 पूछ रहा है कि C3H9N में बनने वाले बहुलक की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4 है। ठीक है, समय अधिक लग रहा है तो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो बच्चों याद रखना वो है सेलुलोज। कौन है वो? सेलुलोज है। पूछा कि कार के टायर में, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा कार के टायर में प्रयुक्त तो कौन सी रबर पाई जाती है, तो वो ब्यूना रबर होती है, ब्यूना N ब्यूना S। ठीक है, यही रबर होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 66 से करा कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से याद रखना कि रतौंधी होती है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है कि ग्लूकोज में क्रायल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो ग्लूकोज में क्रायल कार्बन की संख्या 4 होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि डिटोल जो है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, सर एंटीसेप्टिक के रूप में डिटोल का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 69 और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि कपड़ा धोने का सोडा का नाम जरा बताइए, तो कपड़ा धोने का सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। आप इसको याद रखो। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यही होता है, आप याद रखो। चलो आगे जो क्वेश्चन नंबर 70 है वो आपके लिए है, आप क्या करो, वो इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, तो हमने 69 का कितना बताया था, ऑप्शन ए। और 70 वाला जो क्वेश्चन है बोझा चूना का क्या सूत्र होगा, आप बताना, क्या ये CaO होगा, CaCO3 होगा, या CaHOH का होल्टोएस होगा, या CaCl2 होगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट ये मॉडल सेट 1 था, आपको मॉडल सेट फिर आगे रेगुलरली अपडेट होकर डाला जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो सके, और आप इसी तरह से प्रैक्टिस सेट मारते रहो, आराम से आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।